गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम करेंगे राज्य को क्या कार्य नहीं करने चाहिए। व्हाट फंक्शंस द स्टेट शुड नॉट परफॉर्म। अभी तक आपने देखा कि सकारात्मक उदारवाद और नकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के कौन कौन से कार्य होने चाहिए। नकारात्मक उदारवादियों ने जहां राज्य को कम से कम कार्य देने की बात कही, वहीं पर सकारात्मक उदारवादियों ने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य देने की बात कही। उसी कड़ी में हम ये भी देखेंगे कि जो आधुनिक युग लोक कल्याणकारी राज्य का युग है और उसमें राज्य के कार्यों का इतना अधिक विस्तार हो चुका है कि ये निर्णय करना बहुत ही कठिन है कि राज्य को क्या कार्य करने चाहिए अथवा क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि राज्य को बहुत सारे कार्य करे राज्य, ये भी हो सकता है कि राज्य वो कार्य करे जो उसे करने उचित हैं। आधुनिक राज्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है और ये अतीत की कहानी बन चुका है कि राज्य को केवल पुलिस राज्य के रूप में कार्य करना है तथा इसी कारण राज्य के कार्य कुछ क्षेत्र में कुछ सीमित जो प्रभाव हमने देखा था राज्यों का वो हो गया था। और उसके बाद जो सकारात्मक उदारवाद आया उसने राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र से आगे बढ़कर राज्य के कार्य क्षेत्र को काफ़ी विस्तार कर दिया था और उस रूप में व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पक्ष का विकास करने के लिए राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य सौंपे और कुछ अन्य संगठन भी राज्य के अंदर शामिल हो गए थे और ये समुदाय ये संगठन वो थे जिन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में राज्य के कार्यों का इतना अधिक विस्तार हुआ है कि व्यक्ति के जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर राज्य का नियंत्रण ना हो। यानी जब हम बात करते हैं राज्य के कार्यों की तो राज्य कार्यों के माध्यम से व्यक्ति के जीवन पर नियंत्रण भी स्थापित करता है। आधुनिक राज्य व्यक्ति के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक आदि जीवन को नियमित करने के लिए कानून बनाता है और इसलिए वर्तमान राज्य के कार्यों को किसी सीमा में बांधना संभव नहीं है। फिर भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिन पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं है, अर्थात कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबसे पहला आता है इसी श्रेणी में धर्म, रिलीजन। धर्म राज्य का ही नहीं बल्कि व्यक्ति का भी स्वयं का अपना निजी विषय है। धर्म को मानना ना मानना ये व्यक्ति की अपनी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। तो हम क्या कहेंगे कि राज्य को व्यक्ति के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के धर्म को मानने अथवा न मानने के लिए विवश नहीं कर सकता। धर्म राज्य के कार्यक्षेत्र से बाहर है। आधुनिक युग में अधिकांश राज्य धर्म प्रधान नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। राज्य को इसलिए राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होने चाहिए तथा किसी भी धर्म को व्यक्तियों पर थोपना नहीं चाहिए और न ही किसी धर्म को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। राज्य को धर्म के मामलों से दूरी रहना चाहिए तथा सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जो देश धर्म प्रधान है उन देशों में भी अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं और राज्य के धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा तो यह हम नहीं कह सकते कि राज्य व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। यदि राज्य में धार्मिक उन्माद के कारण धार्मिक विवाद होते हैं, एक दूसरे धर्म के नाम पर जो लोग हैं वो देश में अशांति फैलाते हैं, तो राज्य मूक दर्शक बनकर तमाशा नहीं देख सकता। राज्य की शांति तथा सुरक्षा को हानि पहुंचने की स्थिति में राज्य धार्मिक कार्यों में भी हस्तक्षेप करता है, परंतु साधारण स्थिति में राज्य धर्म के मामलों में दूर ही रहता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की और वो है व्यक्तियों का निजी जीवन, पर्सनल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वह अपनी इच्छाओं और अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके, अपने जीवन का विकास कर सके और व्यक्ति अपनी इच्छा से भोजन, रहन सहन, पारिवारिक जीवन, वेशभूषा आदि का निर्णय करके अपने जीवन का
विकास कर सके, तो राज्य को सब कुछ व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक संभव हो राज्य को इन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि व्यक्ति क्या पहन रहा है, क्या खा पी रहा है, उसका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का है, तो राज्य को इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को इस मामले में स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि वो अपने जीवन को किसी भी रूप में निर्वाह कर सके, जी सके, व्यतीत कर सके। राज्य व्यक्ति के जीवन में तभी हस्तक्षेप कर सकता है यदि व्यक्ति की गतिविधियां देश के विरुद्ध हैं। उसकी गतिविधियों से शांति व्यवस्था के लिए अगर खतरा उत्पन्न हो सकता है तो, और इसके अलावा उसके कार्यों से समाज के किसी भी वर्ग के हितों को हानि पहुंचने की संभावना है, तो राज्य सामाजिक जीवन को या सामाजिक नियमों के उल्लंघन की अनुमति किसी को भी नहीं दे सकता। ऐसे किसी भी कार्य की छूट देना संभव नहीं है जिसके कारण राज्य अथवा समाज के किसी भी वर्ग को हानि पहुंचने की संभावना है। तो हमने ये देखा कि व्यक्तियों का जो निजी जीवन है उसके ऊपर व्यक्ति का स्वयं का अधिकार है और राज्य को उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की पर्सनल कार्य, उसकी स्वयं की गतिविधियां समाज विरोधी हैं, देश विरोधी हैं या किसी अन्य व्यक्ति के विरोधी हैं, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। अब हम बात करें तीसरे ऐसे कार्य की जिसे राज्य को नहीं करना चाहिए, वो है पब्लिक ओपिनियन, जनमत। राज्य को जनमत निर्माण और जनमत को किसी भी रूप में प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है और ऐसी स्थिति में राज्य को जनमत का पूरा ध्यान रखते हुए जनमत का सम्मान करना चाहिए। जनता को जनमत बनाने और जनमत प्रकट करने में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को कानून की सीमाओं में रहते हुए अपने विचारों का निर्माण करने, अपने विचारों को प्रकट करने, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य को व्यक्ति के स्वयं के विचारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि वो अपने विचार किसी भी रूप में सीमित कर सके, क्योंकि व्यक्ति के अपने विचारों की अभिव्यक्त करने का संपूर्ण रूप में पूर्ण अधिकार दिया गया है। अब हम बात करें चौथे नंबर पॉइंट की, वो है नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज। नैतिकता भी मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है। नैतिकता का विचार अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। कोई कार्य एक व्यक्ति के लिए नैतिक है तो दूसरों के लिए अनैतिक हो सकता है। प्रत्येक समाज के कुछ स्वीकृत मूल्य होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, समाज की कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। ऐसे नैतिक मूल्यों का स्वाभाविक रूप से पालन करना काफ़ी लंबे समय से होता रहा है या होता आ रहा है। इसलिए राज्य को ऐसे नैतिक मूल्यों को नष्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यह आवश्यक है कि ऐसे नैतिक नियम किसी अंधविश्वास तथा किसी भी तरह के भ्रम की उपज ना हो। तो इस प्रकार से नैतिकता की क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति का निजी मामला है। अब हम बात करें पांचवें नंबर के पॉइंट की, और वो है रीति रिवाज तथा प्रथाएं, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस। राज्य को व्यक्ति के रीति रिवाजों और प्रथाओं में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रत्येक समाज में ऐसे कुछ रीति रिवाज तथा प्रथाएं होती हैं जिनका पालन लोग कानूनों से भी अधिक करते हैं। प्रत्येक समाज तथा संप्रदाय के लोगों को जन्म, मृत्यु, विवाह आदि के संबंध में कुछ स्थापित प्रथाएं इतनी अधिक प्रिय होती हैं जिसके कारण राज्य समेत किसी के भी हस्तक्षेप को लोग सहन नहीं करते। इसलिए राज्य को व्यक्तियों के रीति रिवाजों और प्रयासों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही इनके विरुद्ध कोई कानून बनाने का साहस करना चाहिए। राज्य तभी हस्तक्षेप कर सकता है यदि रीति रिवाज रूढ़िवादी हैं अथवा पर्दे के पीछे कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का शोषण करते हैं अथवा अपनी हवस तथा लालसा का शिकार बनाते हैं, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। यानी राज्य ऐसी प्रथाओं में संशोधन कर सकता है और उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त भी कर सकता है। ये प्रथाएं कौन सी हो सकती हैं? ये प्रथाएं वो हो सकती हैं कि जिनमें हम ये कहें
कि ये रीति रिवाज रूढ़िवादी हो जाते हैं, दूसरे लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं या किसी व्यक्ति के शोषण का कारण हो जाते हैं। अब हम बात करें हमारे लास्ट पॉइंट की, और वो है साहित्य तथा कला, लिटरेचर एंड आर्ट। राज्य को साहित्य तथा कला के कार्यों में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साहित्य तथा कला भी व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि का परिणाम होते हैं और राज्य को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे साहित्य तथा कला का विकास रुक जाए। साहित्य तथा कला व्यक्ति का अपना स्वयं का निजी या आंतरिक मामला है और राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वह ऐसा वातावरण पैदा करे, ऐसा वातावरण का निर्माण करे कि जिससे साहित्य तथा कला का स्वाभाविक रूप से या स्वाभाविक रूप में विकास हो सके। यानी एनवायरनमेंट हमारा इस प्रकार का हो, समाज हमारा इस प्रकार का हो, कानून और इस प्रकार की उचित व्यवस्थाएं राज्य के द्वारा की जानी चाहिए ताकि व्यक्ति साहित्यिक रूप में या अपनी जो उसकी आर्ट है उसका विकास कर सकें। तो राज्य को लोगों को अपनी भाषा के विकास के लिए समान रूप से अवसर प्रदान करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन और निष्कर्ष की। सकारात्मक उदारवादियों ने राज्य के कार्यों के संबंध में जो विचार अभिव्यक्त किए हैं तथा राज्य को जो कार्य नहीं करने चाहिए उनका विस्तार से अगर हम अध्ययन करें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान राज्य सार्वजनिक हित में सभी कार्य कर सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति का हित अगर किसी कार्य से जुड़ा हुआ है तो वो सभी कार्य राज्य को करने के लिए कहे गए हैं। हस्तक्षेप के स्थान पर हस्तक्षेप वर्तमान समय की मांग है। राज्य को व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है जिन कार्यों से दूसरों को हानि पहुंचती है। यानी राज्य ऐसे किसी कार्य की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता जो किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, देश के लिए या किसी प्रकार की भी ऐसी गतिविधियां कि जिनसे किसी दूसरे का नुकसान हो सकता है, राज्य उसे करने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम ये कह सकते हैं कि राज्य को कुछ एक कार्यों में हस्तक्षेप कम से कम करना चाहिए या न के बराबर करना चाहिए यदि वो कार्य व्यक्ति के स्वयं के लिए हैं, उसके निजी हित के लिए हैं, उसके स्वयं की स्वतंत्रता के लिए हैं, स्वयं के विकास के लिए हैं। तो ये थे धर्म, व्यक्तियों का निजी जीवन, जनमत, नैतिक मूल्य, रीति रिवाज तथा प्रथाएं और साहित्य तथा कला। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चन देखा वो थे राज्य के कार्य नकारात्मक और सकारात्मक उदारवादियों के अनुसार और राज्य को ऐसे कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। धन्यवाद।